लखनऊ का हजरतगंज इलाका रात के 12 बजे भी अपनी मखमली रोशनी में नहाया हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतों के शोरूम्स की कांच की खिड़कियों से छनकर आती चमकीली लाइटें नीचे फुटपाथ पर पड़ रही थी, जहां जिंदगी का एक बिल्कुल अलग और छाया रंग बिखरा था। उसी फुटपाथ पर एक बंद हो चुकी कपड़े की दुकान के बरामदे में 11 साल का रोबिन अपनी फटी हुई बोरी पर सिमट कर बैठा था। रोबिन एक अनाथ लड़का था। माता पिता का चेहरा तो दूर, उसे यह भी याद नहीं था कि उसका कोई सरनेम या जाति भी है या नहीं। बस इतना याद था कि जब से उसने होश संभाला, खुद को चार बाग ले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भूखा प्यासा भटकते हुए पाया था। रोबिन के पास अपनी संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक प्लास्टिक का बड़ा सा मैला थैला था। थैले में कुछ खाली बोतलें, लोहे के जंग लगे टुकड़े और दो फटी हुई शर्ट्स थी, जिन्हें उसने कूड़े के ढेर से ही उठाया था। आज का दिन रोबिन के लिए बहुत बुरा रहा था। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वह ज्यादा कबाड़ नहीं चुन पाया था। उसकी जेब में सिर्फ रुपए 9 थे, जिनसे एक वक्त की सूखी रोटी भी नहीं आ सकती थी। जनवरी की वह हवा ऐसी थी जैसे जिस्म से में सुइयां चुभ रही हो। रॉबिन के शरीर पर सिर्फ एक पुरानी सूती बनियान और एक घुटनों तक फटी हुई पैंट थी। उसने अपनी पतली मैली चादर को अपने कांपते हुए शरीर पर लपेटने की कोशिश की, लेकिन चादर के बीच का बड़ा सा छेद बार बार ठंडी हवा को सीधे उसकी छाती से टकरा देता था। भूख के मारे उसके पेट में असहनीय मरोड़ उठ रही थी। वो पास के एक चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ा, जहां से खिलती हुई इलायची वाली चाय की खुशबू और गर्म समोसे का धुआं उठ रहा था। रोबिन चुपचाप दुकान के तख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में याचना थी, एक ऐसी बेबसी जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। दुकानदार ने उबलते हुए दूध की कढ़ाई से मलाई उतारते हुए रोबिन को देखा और उसकी बाहें तन गई। वह चिल्लाया, "ए लड़के, हट जा, हट यहाँ से। गंदी शक्ल लेकर ग्राहकों के सामने खड़ा हो जाता है। धंधे का टाइम है, भाग यहाँ से, नहीं तो गर्म पानी फेंक दूंगा।" रोबी ने एक कदम पीछे हटा। उसने कुछ नहीं कहा। वो अपमान के इन कड़वे घूंटों को पीना सीख चुका था। वो वापस अपनी उसी ठंडी दुकान के बरामदे में आकर बैठ गया। भूख, ठंड और बेबसी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसकी आंखों में गर्म आंसू बह निकले, जो गालों के मैल को काटते हुए नीचे टपक पड़े। वह घुटनों में सिर छिपाकर सिसकने लगा, मानो इस पूरी दुनिया से खुद को छुपा लेना चाहता हूँ। रात के करीब पौने 1 बजे चुके थे। हजरतगंज की सड़कें अब लगभग सूनी हो चुकी थी। तभी उस सन्नाटे में किसी के जूतों की खटखट की आवाज गूंजी। 69 वर्षीय राम सिंह जी अपनी रोज की आदत के मुताबिक रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। राम सिंह जी की शिक्षा विभाग से रिटायर्ड एक सीनियर टीचर थे। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और इकलौते बेटे की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से उनके विशाल मकान में सिर्फ अकेलापन रहता था। राम सिंह जी की नजर उस दुकान के कोने पर पड़ी, जहां रोबी ने गहरी एक गठरी की तरह सिमटा हुआ बुरी तरह कांप रहा था। ठंड के मारे उस बच्चे के दांत किटकिटा रहे थे। राम सिंह जी के कदम वहीं रुक गए। उनका शिक्षक का संवेदनशील दिल तड़प उठा। वह रोबिन के पास घुटनों के बल बैठ गए और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। रोबिन अचानक हुए इस शब्द से डर गया और सहम कर पीछे की तरफ खिसकने लगा। बापूजी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बस यहाँ सो रहा था। राम सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत नरम स्वर में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ। इतनी रात को इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है? रोबिन ने अपनी कातिर आंखें उठाई और नीचे धीमी आवाज में कहा, मेरा कोई नहीं है बाबूजी, ना घर ना परिवार, मैं अनाथ हूँ। राम सिंह जी ने बिना एक पल गवाए अपने जिस्म से अपना कीमती खूनी शॉल उतारा और रोबिन के नन्हे कांपते हुए कंधों पर लपेट दिया। उस शॉल की गर्माहट रोबिन के जिस्म को छूते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। राम सिंह जी ने अपने थैले से एक डिब्बा निकाला, जिसमें वह बेसहारा जानवरों के खिलाने के लिए बिस्किट रखते थे। उन्होंने वह डिब्बा रोबिन के हाथ में थमा दिया। रोबिन भूखे भेड़िए की तरह बिस्कुटों पर टूट पड़ा। वह बिना चबाए उन्हें निगलने लगा। राम सिंह जी
चुपचाप उसे देखते रहे और उसकी पीठ सहलाते रहे। जब रोबिन का पेट थोड़ा शांत हुआ तो राम सिंह जी ने उसका हाथ थामा और बोले, बेटा, इस सड़कों की कोई मंजिल नहीं होती। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। रोबिन ने राम सिंह जी के चेहरे को देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक पिता जैसी ममता थी। रोबिन ने अपने जीवन में पहली बार किसी पर भरोसा किया और अपना छोटा सा थैला उठाकर उनके पीछे पीछे चल दिया। राम सिंह जी का घर लखनऊ के पुराने इलाके में था। एक बड़ा पुराना नक्काशीदार मकान जिसके कमरों में हजारों किताबें सलीके से रखी हुई थी। घर के में कदम रखते ही रोबिन को एक अलग ही खुशबू का एहसास हुआ। यह कागज और ज्ञान की खुशबू थी। राम सिंह जी ने रोबिन को सबसे पहले गर्म पानी से नहलाया, उसके फटे कपड़े फेंक कर अपने बेटे के बचपन के रखे हुए साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए। उस रात रोबिन को डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्म दाल चावल और घी लगी रोटी खाने को मिली। महीनों बाद रोबिन एक मखमली गद्दे पर सो रहा था, जहां ना तो पुलिस वालों के डंडे का डर था और ना ही रात को भीगने की चिंता। अगली सुबह राम सिंह जी ने चाय की चुस्की लेते हुए रोबिन को अपने पास बुलाया। उन्होंने रोबिन के गंदे काले पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, रोबिन, आज से तुम कबाड़ नहीं चुगोगे। आज से तुम इस घर के बेटे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। रोबिन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही एक डर भी था। बाबूजी, मुझे तो कै ख ग भी नहीं आता, क्या मैं पढ़ पाऊंगा? राम सिंह जी मुस्कुराए, पढ़ाना मेरा काम है, बस तुम सीखने की जिद मत छोड़ना। राम सिंह जी ने रोबिन का एडमिशन पास के एक अच्छे स्कूल में करा दिया। रोबिन की उम्र के हिसाब से वह बड़ी क्लास में बैठने लायक था, लेकिन पढ़ाई का ज्ञान ना होने के कारण उसे निचली क्लास में बैठना पड़ा। स्कूल के पहले कुछ महीने रोबिन के लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं थे। स्कूल के अमीर और सर्वेंट बच्चे अक्सर उसकी पुरानी जिंदगी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास के एक लड़के ने रोबिन का बैग जमीन पर फेंक दिया और कहा, इस कबाड़ी को हमारे साथ क्यों बिठा दिया? इसके बैग से तो आज भी कचरे की बदबू आती है। पूरी क्लास हंसने लगी। रोबिन उस दिन बिना लंच किए स्कूल की छत के कोने में बैठकर रोता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो उदास था। राम सिंह जी ने उसकी उदासी महसूस कर ली। उन्होंने रोबिन को अपने पुस्तकालय में बुलाया और अलमारी से एक बहुत पुरानी खूबसूरत किताब निकाली। वह उर्दू के मशहूर शायरों और हिंदी के महान लेखकों की रचनाओं का संग्रह था। राम सिंह जी ने रोबिन को पास बिठाया और कहा, बेटा रोबिन, यह जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि यह दूसरों की कमियों को देख सकते हैं। तुम हीरो हो, बस अभी उस पर धूल जमी है। यह जो अक्सर किताबों में लिखे हैं ना, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह जादुई हथियार है जो अगर तुमने सीख लिए तो कल यह पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होगी। अपनी भाषा को अपनी ताकत बनाओ। उस दिन के बाद से रोबिन बदल गया। राम सिंह जी रोज शाम को 3 घंटे खुद रोबिन को लेकर बैठते। वह उसे हिंदी के तत्सम शब्द, व्याकरण और उर्दू के तलफुज उच्चारण की बारीकियां सिखाते। राम सिंह जी रोबिन से कहते, जब तुम जिंदगी बोलो तो नुक्ता सही जगह होना चाहिए, जब तुम हृदय बोलो तो उसमें गहराई होनी चाहिए। रोबिन की भाषा दिन ब दिन निखरती गई। उसकी आवाज में एक प्राकृतिक भारीपन और खनक थी, जो राम सिंह जी के मार्गदर्शन में तरासे हुए हीरे की तरह चमकने लगी। स्कूल के डिबेट कंपटीशन और नाटक प्रतियोगिताओं में अब रोबिन का नाम सबसे ऊपर आने लगा। जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वह उसके लिखे हुए भाषण मांगने के लिए उसके आगे पीछे घूमते थे। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। रोबिन अब 17 साल का एक लंबा सजीला और वेदशालीन युवक बन चुका था। उसने 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप किया था। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी, जिसमें वह राम सिंह जी के पैर छू रहा था। राम सिंह जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वह अपने मोहल्ले में सबको मिठाई बांटते फिर रहे थे। देखो, यह मेरा बेटा है। रोबिन रोबिन ने तय किया था कि वह आगे चलकर सिविल सर्विस की तैयारी करेगा या फिर मास कम्युनिकेशन में जाएगा, ताकि अपनी आवाज और लेखनी से समाज को बदल सके। सब कुछ किसी सुंदर सपने जैसा लग रहा था, लेकिन नियति को शायद रोबिन का यह सुख बर्दाश्त नहीं हुआ। जुलाई का महीना था। लखनऊ में भारी बारिश हो रही थी। रोबिन कॉलेज के कुछ
काम से यूनिवर्सिटी गया हुआ था। शाम को जब वह घर लौटा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। आमतौर पर राम सिंह जी शाम को बरामदे में की लाइट जलाकर रॉबिन का इंतजार करते थे। रॉबिन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर से धड़का। वो तेजी से अंदर भागा। उसने ड्राइंग रूम का स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही उसके हाथ से किताबों का थैला छूटकर जमीन पर गिर गया। राम सिंह जी सोफे के पास फर्श पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। उनके हाथ में वही पुरानी उर्दू की किताब थी जो उन्होंने रॉबिन को पहली बार दिखाई थी। रॉबिन पागलों की तरह चिल्लाया, बाबूजी बाबूजी, आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गया हूँ। उसने उनके ठंडे पड़ चुके हाथों को मला, उनके सीने पर सर रखा, लेकिन वहां कोई धड़कन नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने आते ही नब्ज देखी और सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, इन्हें बहुत मैसिव प्रस्थान हार्ट अटैक आया था। यह करीब 1.5 घंटे पहले ही शांत हो चुके हैं। रोबिन के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह बिना आंसू बहाए घंटों राम सिंह जी के पार्थिव शरीर को देखता रहा। जिस इंसान ने उसे जिंदगी दी थी, आज वही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अभी राम सिंह जी की 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी कि मकान के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से कुछ लोग उतरे जो खुद को राम सिंह जी के सगे भाई और भतीजे बता रहे थे। वही लोग जो राम सिंह जी के जीते जी कभी उनका हाल पूछने नहीं आए थे। उन्होंने रॉबिन का कॉलर पकड़ा और उसे घर से बाहर खींच लिया। उनके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। एक भतीजे ने चिल्ला कर कहा, ए लड़के, चल निकल यहाँ से, यह घर हमारे चाचा का है। तू तो एक आवारा अनाथ लड़का है जिसे उन्होंने तरस खाकर रख लिया था। इस जायदाद पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। रॉबिन ने उन लालची चेहरों को देखा। वह चाहता तो कोर्ट जा सकता था, लड़ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि जिन बाबूजी ने उसे मर्यादा सिखाई, उनके जाने के बाद वो उनकी चौखट पर कोर्ट कचहरी का तमाशा नहीं करेगा। उसने राम सिंह जी की दी हुई वो पुरानी किताब अपने सीने से लगाई, अपने कुछ जोड़ी कपड़े उठाए और बिना एक शब्द बोले उस बड़े से घर की चौखट को चूम कर बाहर निकल गया। वह एक बार फिर से लखनऊ की उन्हीं बेरहम सड़कों पर था। रात के 1:30 बज रहे थे और आसमान से पानी बरस रहा था, लेकिन इस बार रोबिन के पास एक हथियार था, उसकी शिक्षा और बाबूजी का दिया हुआ हौसला। रोबिन ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने अमीनाबाद के एक बेतंग इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसकी छत से पानी टपकता था और जहां 24 घंटे गाड़ियों का शोर रहता था। अपने रहने और कॉलेज की फीस का इंतजाम करने के लिए उसने एक पुरानी किताबों की दुकान पर पार्ट टाइम नौकरी कर ली। दिन भर वह दुकान पर बारी बारी किताबों के बंडल उठाता, ग्राहकों से बात करता और रात को उसी तंग कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता। रोबिन का एक और नियम था, वो रोज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में एक कहानी या कविता जरूर लिखता था। जब वह उन शब्दों को अकेले में बोलकर पढ़ता तो पड़ोस के कमरे के लोग भी खिड़की पर आकर उसकी मखमली आवाज सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। इसी तरह 2 साल और बीत गए। रोबिन अब ग्रेजुएट हो चुका था। एक सुबह जब वह चाय की दुकान पर अखबार पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक बड़े से रंगीन विज्ञापन पर पड़ी। क्या आपकी आवाज में जा है जादू? क्या आपके शब्द बदल सकते हैं दुनिया? लखनऊ का सबसे बड़ा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन ढूंढ रहा है अपना अगला स्टार रेडियो जॉकी। आरजे विज्ञापन देखते ही रोबिन की रगों रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसे तुरंत राम सिंह जी की वह बात याद आई, कल यह पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होगी। रोबिन को लगा जैसे यह विज्ञापन सिर्फ उसी के लिए छपा है। उसने तुरंत दिए गए पते को नोट किया और ऑडिशन की तैयारी में जुट गया। ऑडिशन के दिन रेडियो स्टेशन की चमचमाती बिल्डिंग के बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। लखनऊ और आसपास के जिलों से करीब 600 से ज्यादा लड़के लड़कियां आए हुए थे। रोबी ने देखा कि वहां आए युवा बेहद आधुनिक कपड़ों में थे, अंग्रेजी और हिंदी के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और आपस में काफी कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। रोबिन ने अपनी सबसे साफ सफेद खादी की शर्ट और जींस पहनी हुई थी। उसके पैरों में एक साधारण सा सैंडल था। उसे देखकर कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, यह कबाड़ी यहाँ क्या करने आया है? क्या इसे पता भी है कि रेडियो जॉकी क्या होता है?
रोबिन ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन राम सिंह जी का चेहरा याद किया। शाम के 4:30 बज चुके थे जब रोबिन का नाम पुकारा गया। चेस्ट नंबर 267। रोबिन रोबिन गहरे डार्क रूम वाले साउंड प्रूफ स्टूडियो के अंदर दाखिल हुआ। वहां सामने कांच के उस पार 3 जज बैठे थे, जिनमें रेडियो स्टेशन के नेशनल प्रोग्रामिंग हेड और लखनऊ के मशहूर थिएटर आर्टिस्ट शामिल थे। रॉबिन के सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कंडेंसर माइक्रोफोन माइक लगा हुआ था। एक जज ने इंटरकॉम पर कहा, हाँ रॉबिन, तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट कहाँ है जो तुम्हें पढ़नी है? रॉबिन ने माइक को छुआ। उसकी उंगलियों हल्की सी कांपी, लेकिन फिर उसने सीधे जजों की आंखों में देखा और कहा, सर, मैं कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आया हूँ। क्या मैं वह बोल सकता हूँ जो मेरा दिल कहना चाहता है? जजों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट है। गो हेड। स्टूडियो की रेड लाइट जली। ऑन एयर। रोबिन ने माइक के बेहद करीब आकर अपनी गहरी मखमली और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में लखनऊ का वह खास अदब था, लेकिन साथ ही एक ऐसा ठहराव था जो सीधे रूह को छूता था। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ रोबिन। आज मैं आपको किसी राजा रानी की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज कहानी उस लड़के की है जिसने इसी शहर की सड़कों पर भूख से अपनी आंतों को सिकुड़ते देखा है। और एक ऐसी रात जब आसमान से बरसता हुआ पानी नहीं बल्कि बर्फ जैसी हवाएं इंसान की उम्मीदों को जमा देती है। तभी एक 11 साल का बच्चा फुटपाथ पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। लोग आते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस मसरूफ व्यस्त शहर के पास किसी की आंसुओं को देखने का वक्त नहीं है। रॉबिन जैसे जैसे बोल रहा था, स्टूडियो के अंदर का माहौल बदलने लगा। उसने अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से फुटपाथ की उस ठंडी रात का ऐसा दृश्य खींचा कि जज अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गई। रॉबिन की आवाज में वह दर्द था जो सिर्फ अभिनय से नहीं आ सकता था, वह उसकी अपनी जिंदगी का सच था। जब उसने कहानी के आखिरी हिस्से में राम सिंह जी का जिक्र किया और फिर उस अंधेरे में एक हाथ आता है, वह हाथ ना तो किसी भगवान का था, ना किसी फरिश्ते का। वह हाथ एक अदने से इंसान का था, जिसने अपनी अमीर सोच से एक अनाथ को अपनी पहचान दे दी। आज वह इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा आज इस माइक के सामने खड़ी होकर बोल रही है। रॉबिन ने जब बोलना बंद किया तो उसकी खुद की आंखों में आंसू थे। स्टूडियो के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। रॉबिन को लगा कि शायद उसने बहुत ज्यादा इमोशनल बोल दिया है और उसका रिजेक्शन तय है। वह धीमे से मुड़ा और जाने लगा। तभी कांच के दूसरी तरफ बैठे 3 जज अपनी कुर्सियों से खड़े हो गई। स्टेशन डायरेक्टर ने स्टूडियो को दरवाजा खोला और अंदर आई और रॉबिन को कसकर गले से लगा लिया। उनकी खुद की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, बेटा, पिछले 20 सालों में मैंने हजारों ऑडिशन लिए हैं, लेकिन ऐसी रूह को झकझोर देने वाली आवाज और शब्दों का ऐसा चुनाव मैंने आज तक नहीं सुना। तुम रिजेक्ट होने के लिए नहीं बल्कि इस स्टेशन की पहचान बनने के लिए आए हो। अगले ही हफ्ते रॉबिन को रेडियो स्टेशन का सबसे प्राइम टाइम स्लॉट मिला। रात के 9 बजे से 11 बजे का शो का नाम रखा गया, जिंदगी के रंग रोबिन के संग। शो के पहले ही दिन रोबिन ने जब रेडियो पर अपनी सिग्नेचर टोन में कहा, नजम का एक कतरा, कहानी का एक मोड़, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन और आप सुन रहे हैं, तो लखनऊ की जनता जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। रोबिन का शो कोई आम शो नहीं था जहां सिर्फ बॉलीवुड के गाने बजते थे। वह उस शो में समाज के दबे कुचले लोगों की कहानियां सुनाता था। वह दर्द बयां करता था जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे। देखते ही देखते रोबिन का शो पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 रेडियो शो बन गया। लोग रात के 9 बजने का इंतजार करते थे ताकि अपने कमरे की लाइटें बंद करके रोबिन की आवाज में कहानियों के सफर पर निकल सके। रोबिन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके शो पर इंटरव्यू देने के लिए तरसने लगे। 2 साल के अंदर रॉबिन को देश के सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन माइक अवार्ड के लिए चुना गया। मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में जहां देश भर के नामी गिरामी मीडिया दिग्गज मौजूद थे, रोबिन का नाम विनर के रूप में पुकारा गया। रोबिन जब स्टेज पर पहुंचा तो वह आज भी उसी सादगी में था। उसने वह समसमाती
हुई ट्रॉफी अपने हाथों में ली। माइक संभालते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रोबिन ने ट्रॉफी को अपने सिर से लगाया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं, यह अवार्ड लखनऊ के उस फुटपाथ का है जहां मैं कभी सोता था। यह अवार्ड उस दुकान मालिक का भी है जिसने मुझे दुत्कारा था, क्योंकि अगर उसने मुझे ये नहीं भगाया होता तो मुझे मेरे बाबूजी नहीं मिलते। और सबसे बढ़कर यह अवार्ड स्वर्गीय राम सिंह जी के चरणों में समर्पित है। बाबूजी, दुनिया कहती थी कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन आपने मुझे जो ज्ञान और प्यार दिया उसने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। आज आपकी सीख जीत गई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर इस 24 साल के लड़के के हौसले को सलाम कर रहे थे। सफलता और पैसा मिलने के बाद रोबिन बदला नहीं। उसने हजरतगंज की उसी कपड़े की दुकान के ठीक सामने, जहां वह कभी सोता था, एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान खरीदा। लेकिन उसने उस मकान को अपने रहने के लिए नहीं, बल्कि एक आश्रय, सथल और पाठशाला में बदल दिया। उसने उस संस्था का नाम रखा राम सिंह आशियाना। आज उस आशियाने में सड़कों पर कचरा चुनने वाले, भीख मांगने वाले और अनाथ करीब 250 बच्चे रहते हैं। उनके रहने, खाने और कपड़ों का पूरा खर्च रोबिन अपनी सैलरी से उठाता है। रोबिन हर शाम अपना रेडियो शो खत्म करने के बाद सीधे उस आशियाने में जाता है। वह बच्चों के बीच जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता है। एक दिन रोबिन को उसी आशियाने के बरामदे में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला जो ठंड से कांप रहा था। रोबिन उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और अपनी महंगी कश्मीरी शॉल उतारकर उस बच्चे के कंधों पर डाल दी। उस बच्चे ने रोते हुए पूछा, भैया आप कौन हो? रोबिन ने उसकी आंखों के आंसू पहुंचे मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूं बेटा, और तुम मेरा बीता हुआ कल हो। अब से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। रोबिन ने उस बच्चे का हाथ थामा और उसे किताबों से भरे कमरे की तरफ ले गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में राम सिंह जी की तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, रोबिन आज मेरी शिक्षा सच में मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल, इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे आज के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।